हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज लुसेंट की जो सीरीज चल रही है उसके आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आज लुसेंट का 14वां चैप्टर पढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पिछले क्लासेस में हमने मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में पढ़ा। 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा और इस साम्राज्य में कई वंश थे। तो प्रश्न पूछता है, सबसे पहले कौन सा वंश मगध साम्राज्य में था? तो सबसे पहले मगध में जो वंश था वो विद्रथ वंश था। विद्रथ जो थे वो क्या थे? उसके संस्थापक थे। उसके बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश आएगा। यही क्रम है मगध साम्राज्य में शासन करने का। जो वंश है उनका ये क्रम। जैसे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। विद्रथ के बृहद्रथ, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, फिर शिशुनाग वंश के शिशुनाग, नंद वंश के महापद्मनंद। सबसे पहले राजधानी कहाँ रहती है मगध की? राजगिरी। उसके बाद उदयन क्या करता है? उसको स्थानांतरित करता है पाटलिपुत्र। अजातशत्रु के समय में होता है लेकिन पाटलिपुत्र को बनाया जाता है। तत्पश्चात फिर से कालाशोक, फिर बीच में वैशाली को बनाया जाता है राजधानी। उसके बाद कालाशोक के शासनकाल में फिर से पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई जाती है। तो किस प्रकार से मगध साम्राज्य काफी प्रभावशाली रहा 16 महाजनपदों में, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना। जिसमें मैंने बोला कि जो नंद वंश था, महापद्मनंद उसके संस्थापक थे, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी घनानंद थे, जो अंतिम शासक थे नंद वंश के। उसके पश्चात, नंद वंश के पश्चात आपका क्या आता है? मौर्य वंश आता है। लेकिन उसी समकालीन में कौन, किसका आक्रमण होता है? सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण भारत में होता है। तो क्या सिकंदर के आक्रमण का पहला आक्रमण ही भारत में होता है, या क्या भारत में इससे पहले कोई आक्रमण नहीं हुआ था? तो अगर हम बात करें तो सिकंदर से पहले भी आक्रमण हुआ था और सिकंदर के बाद भी भारत में क्या हुआ? आक्रमण हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदर की। इसे अलेक्जेंडर महान भी कहते हैं। अलेक्जेंडर कहते हैं। सिकंदर के बारे में जानने से पहले हमें जानना है कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण है, कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए हैं, उनके क्रम को भी जानेंगे। देखिए, जब किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं प्रश्न कहां से आ जाए कोई ठीक ठिकाना नहीं है, इसलिए आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि कौन सा आक्रमण, भारत में आक्रमण का क्रम है वो जो कैसे हुआ। और खास करके जो बड़े एग्जाम है इसमें ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण होता है वो कहां होता है? ईरान। क्या होता है? ईरानी आक्रमण होता है भारत पर। ठीक है, पर्शियन आक्रमण कहते हैं इसे। तो ईरानियों के द्वारा भारत में सबसे पहले आक्रमण होता है। फिर दूसरा जो आक्रमण होता है वो होता है यूनानी। यूनानी या इसी को कहेंगे ग्रीक। और उसी ग्रीक में कौन आता है भाई साहब? सिकंदर आता है, जिन्हें अलेक्जेंडर महान की भी पदवी दी जाती है। ठीक है, तीसरा जो आक्रमण होता है भारत पर वो होता है हिंद यूनानी आक्रमण। हिंद यूनानी आक्रमण होता है। इसके अंतर्गत शक, पल्लव और कौन आएंगे? कुषाण आएंगे। तो तीसरा आक्रमण हो रहा है, सब पढ़ेंगे, शक के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनानी के बाद जो तीसरा आक्रमण हो रहा है भारत पे, मतलब क्या है? कुछ यूनानी से, यूनानी जब सिकंदर आता है, सिकंदर तो चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ जो ग्रीक है यहाँ पे रह जाते हैं, उनके सेनापति रह जाते हैं, उनके द्वारा इंडो ग्रीक क्या होता है?
धर्म इंडो ग्रीक जो है वंश चलाया जाता है, उसमें शक, पल्लव और कुषाण के बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, तो तीसरा होता है हिंद यूनानी का। चौथा होता है हुणों का आक्रमण। उसके बाद हुणों का आक्रमण होता है भारत पर। ठीक, हुणों के बाद पांचवा आक्रमण जो होता है वो होता है 712 ईसा पूर्व में, पहला मुस्लिम आक्रमण। या पहला अरबी आक्रमण। ठीक है, किसके शासन में? मोहम्मद बिन कासिम के। ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमण होता है 712 ईसा पूर्व हुणों के बाद। क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम के साम्राज्य में ये आक्रमण होता है 712 में। किसमें? भारत में होता है। जो छठा है वो है गजनवी का आक्रमण होगा। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको गौरी। गौरी के बाद आपके आएंगे पुर्तगाली, डच भी आएंगे बीच में, लेकिन कभी उतना नहीं रहेगा, तो इस क्रम में पढ़ रहे हैं। नवा जो है वो है अंग्रेज। तो ये जो क्रम है भारत में आक्रमणों का, इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिकंदर पहला शासक नहीं था जो भारत में पहले आक्रमण किया। सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ? पहले आक्रमण हुआ ईरानियों का, अर्थात पर्शियन का आक्रमण सबसे पहले भारत पर हुआ। सिकंदर का जब आक्रमण हो रहा है तब वो एक महान योद्धा के रूप में भारत पर आक्रमण करने के रूप में आ रहा है। इसे सिकंदर महान भी कहते हैं या इसे अलेक्जेंडर महान कहते हैं। तो अब बात हम करते हैं सिकंदर की। सिकंदर जो है वो क्या है? ग्रीस का महान शासक। सिकंदर ग्रीस का एक महान शासक है। महान शासक, ठीक है। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में कहां हो रहा है? ईसा पूर्व में मेसोडोनिया में। मेसोडोनिया में कौन जन्म रहा है? सिकंदर जन्म रहा है। उसी सिकंदर किसका पुत्र है? तो पिता फिलिप, या इसे कहते हैं फिलिप द्वितीय के नाम से जाना जाता है। माता ओलंपियासा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए, इससे प्रश्न आ जाएगा। इनकी माता का नाम ओलंपियासा, पिता का नाम फिलिप, और 356 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है? मैसेडोनिया में सिकंदर का जन्म हो रहा है, और यहाँ इसे अलेक्जेंडर तृतीय के रूप में माना जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर तृतीय के रूप में इसको माना जाता है। ऐसा माना जाता है कहानियों में, सिकंदर का जो शासन था बहुत ही प्रभावशील था। सिकंदर के शासनकाल में, उसके शासन व्यवस्था में, उसका जो राजतंत्र था बहुत उत्कर्ष पर था। उसने उसके गुरु के बारे में प्रश्न पूछता है, तो सिकंदर का जो गुरु है अरस्तु, सिकंदर के जो गुरु है वो अरस्तु। अरस्तु से ज्ञान प्राप्त करता है, राजनीति, धर्म और दर्शन का ज्ञान
प्राप्त करता है, तत्पश्चात एक महान विचारक के रूप में भी क्या करता है, ये जो है उभरता है। कौन? सिकंदर। सिकंदर एक बड़ा योद्धा, एक प्रभावशील योद्धा, एक राजनीतिज्ञ, अच्छा दर्शन जानने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो महान सिकंदर महान के नाम से जाना जा रहा है ग्रीस में। अगर इसके उपलब्धियों की बात करें तो सिकंदर अपने राज्य को बढ़ाने के लिए मिस्र, फारस जैसे जगहों पर आक्रमण करता है और उसको जीतता है और एशिया का राजा कहा जाता है। ऐसी भी किंवदंती है कि सिकंदर जो है एक ऐसा महान शासक है जिसे अजेयता का उपाधि मिली है, जो कभी भी अभी तक कोई युद्ध नहीं हारा था, लेकिन अल्प समय में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लोगों का इसमें भी कहानियां हैं। लोगों का मानना है वो अपने बीमारी से ग्रसित हो जाता है, कुछ लोगों का मानना है वो क्या कर लेता है, उसे जहर देके मार दिया जाता है। तो जब एशिया पर विजय करने आता है तो कहाँ जाता है, भारत में प्रवेश करता है। भारत में प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही वो झेलम नदी के पास पहुंचता है, जो पीछे उसे कहते हैं झेलम नदी को, उसका नाम है वितस्ता। जो पुरानी उसका नाम है, उसका नाम है वितस्ता। और इसी युद्ध को कहते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध। ठीक है। जैसे ही सिकंदर भारत में प्रवेश करता है झेलम नदी के पास, और उस झेलम नदी के पास युद्ध होता है उनका पंजाब के पुरु का साम्राज्य होता है, उसके शासक होते हैं पोरस के साथ। इनका क्या होता है, युद्ध होता है। पोरस की सेना भारत में बहुत ही शक्तिशाली होती है, उनके पास बहुत सारी हाथियों का एक समूह होता है और साथ ही साथ इनके पास जो है बहुत बड़ी सैन्य टुकड़ी होती है। उस समय सिकंदर ये नहीं भाप पाता है कि इतनी बड़ी सेना भारत में भी हो सकती है, लेकिन अपने रणनीति की वजह से, अपने युद्ध नीति की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से वो इस युद्ध को भी जीत लेता है। यद्यपि पोरस की जो सेना है उसकी सेना से क्या हो रहा है, बहुत ही शक्तिशाली सेना है, बहुत सारे हाथियों की सेना है, बहुत सारे सैनिकों की सेना है, लेकिन वह युद्ध नहीं जीत पाते क्योंकि उस समय भारत क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में, राज्यों में बटा हुआ था। एकता की भावना की क्या थी, कमी थी। लेकिन अपनी सूझबूझ, अपनी रणनीति के, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से क्या करता है, सिकंदर युद्ध, वितस्ता का युद्ध क्या करता है, जीत जाता है। जीतता है, तत्पश्चात पोरस को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। और पोरस को बंदी बनाने के पश्चात सिकंदर उसके युद्ध से प्रभाव उस पर पड़ता है और पूछता है तुम्हें क्या दंड दिया जाए, किस रूप में दंड दिया जाए। तो पोरस सिकंदर से कहते हैं हमें जो दंड देना है आप एक राजा के रूप में हमें दंड दीजिए। ये बात उसको घर बैठती है, उसके दिमाग, इसके दिल में बैठ जाती है और उसको लगता है कि एक ऐसा शासक जो बहुत ही निर्भीकता से लड़ाई किया, भले ही वो हार गया, लेकिन इसका साथ हमें देना चाहिए। सिकंदर ससम्मान उस व्यक्ति को, मतलब पुरु राज्य को फिर से ससम्मान वापस करता है और पोरस को सौंप देता, पोरस के हाथों में पुरु को सौंप देता है। सिकंदर अपने अभियान को और आगे करने जाता है, लेकिन उसकी सेना बहुत सारे युद्धों करके, आक्रमण करके, बहुत ज्यादा करने के बाद यहाँ पर भारत में आती है तो थक जाती है, उनकी रणनीति धीरे धीरे कम होने लगती है, वो वापस लौटने के कगार पे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ता इतना कठिन, मतलब इतना थक गए थे, इतना कठिनाई युक्त रास्ता था कि कुछ लोग भूख प्यास से मर गए। लेकिन जो सिकंदर था बेबीलोन में पहुंच जाता है और वहां उसकी मृत्यु होती है। आया था झेलम वितस्ता के रास्ते, जाता है सिंधु नदी के रास्ते और रावी से वापस क्या करता है, वो व्यास नदी से वापस क्या करता है, वो लौट जाता है। तो ये कहानी है किसकी, सिकंदर की। तो प्रश्न पूछता है सिकंदर का आक्रमण
सिकंदर का आक्रमण। तो थोड़ा डिटेल देखते हैं। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का जब आक्रमण होता है, कब होता है? एक तो 326 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है? सिकंदर का आक्रमण हो रहा है। शासन था किसका? शासन किसका होता है? घनानंद का। घनानंद का शासन कहां होता है? मगध साम्राज्य पर। सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य है, इसलिए उस समय शासन यहाँ पे हो रहा है। उसके साथ उसका सेनापति आता है, तो थल सेनापति अलग होता है। थल सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर उसके पश्चात 19 माह तक वह भारत में रहता है। और इसका जल सेनापति कौन है? निर्याकस। ठीक है। प्रश्न पूछेगा, जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर वितस्ता का युद्ध करने पहला आक्रमण भारत पर करता है, तो उस समय मगध पर किसका शासन होता है? तो उस समय मगध पर नंद वंश का शासन होता है। और अंतिम शासक कौन है? घनानंद का शासन है उस समय। जब वो भारत आता है तो उसके दो सेनापति होते हैं। एक स्थल मार्ग पे जो सेनापति होता है वो अलग होता है, जो जल मार्ग वाला सेनापति होता है वो अलग होता है। तो स्थल मार्ग का सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकोटर है। और जल मार्ग का जो सेनापति है वो कौन है? निर्याकस है। 19 महीने तक वो भारत में अपना जीवन बिताता है। जब कुरु नामक स्थान पर क्या करता है? युद्ध करता है। फिर क्या करता है? पहला आक्रमण कहां पे? भारत पर। भारत पर पहला आक्रमण पंजाब के कुरुवंश के शासक पोरस के साथ क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है। विजेता कौन? सिकंदर। ठीक है। पोरस के युद्ध में जो विजेता कौन हो रहा है? वो सिकंदर हो रहा है। और इसी आक्रमण में, इसी युद्ध में जीतने के बाद भी सिकंदर क्या करता है? ससम्मान जो पुरुवंश का जो शासन था पोरस को सौंप देता है, क्योंकि उसकी निर्भीकता, पोरस की निर्भीकता, पोरस के युद्ध का तरीका देखकर कौन प्रसन्न हो जाता है? वो प्रसन्न हो जाता है सिकंदर। जीतने के बाद भी पोरस की जो गद्दी है वापस कर देता है पोरस को। तत्पश्चात वो क्या करता है? व्यास नदी की तरफ, ठीक है, व्यास नदी की तरफ क्या करता है? अच्छा, एक भी लिख लीजिए, हेड स्पीच या झेलम या वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पोरस
और सिकंदर के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच विजेता कौन है? सिकंदर। ठीक है, तो ये युद्ध होता है और सिकंदर क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। फिर क्या होता है? वो रावी नदी से वापस लौट जाता है, क्योंकि जो उसकी सैन्य शक्ति है वो जवाब दे जाती है और लोग थक जाते हैं। वापस लौटते वक्त बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अल्प आयु में 33 वर्ष की अवस्था में ही 323 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में मृत्यु क्या होती है? मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व कहां पे? बेबीलोन में। कैसे? गंभीर बीमारी के कारण। कब? 33 वर्ष की अवस्था। 33 वर्ष की अल्प आयु में सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ होता है? बेबीलोन में होता है। अब बेबीलोन कहाँ पे है साहब? बेबीलोन इराक में। वर्तमान में बेबीलोन कहाँ है? इराक में है। सिकंदर जो है भारत में कई नवीन शहरों का क्या करता है? निर्माण करता है। तो सिकंदर के द्वारा नवीन शहरों का निर्माण कौन कौन से? सिकंदरा। जो सबसे पहला जो शहर है वो क्या करता है? सिकंदरा का निर्माण करता है। जो दूसरा शहर है वो है बेउकेफला। बेउकेफला है और ये क्या है? सिकंदर का के प्रिय घोड़े के नाम पर। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बेउकेफला होता है, उसी के नाम पर क्या पड़ता है? एक शहर का स्थापना करता है। कौन? सिकंदर करता है। और दूसरा शहर कौन सा है? सिकंदरिया। तो दो नवीन शहरों का वो करता है। जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग वापस चले आते हैं। फिर उसके बाद भारत में इंडो ग्रीक का शासन होता है। उसी में शक, पल्लव और कुषाण के बारे में अपन पढ़ें। ठीक है, तो सिकंदर एक महान व्यक्तित्व, वो मिस्र, फारस जैसे जगहों का विजेता है और इसे अजेता की बात कही जाती है। आज तक कोई युद्ध नहीं हार रहा था। 356 ईसा पूर्व में जन्म होता है ओलंपियासा और फिलिप के। पिता फिलिप, माता ओलंपियासा। कहां पे? ग्रीस में। ग्रीस में कहां? मैसिडोनिया में। पहला यूनानी शासक जो भारत पर आक्रमण करता है। इसके पहले ईरानी शासकों ने क्या किया? आक्रमण किया। तत्पश्चात और शासकों ने आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही पोरस के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में वो क्या करता है? जीत जाता है, लेकिन फिर से वो अपनी राजगद्दी वापस कर देता है। किसको? पोरस को सौंप देता है। अल्पायु 323 ईसा पूर्व में ही उसकी एक बीमारी से मृत्यु हो जाती है और आक्रमण के क्रम में वो दो सेनापति लेके आता है। एक थल सेनापति होता है सेलुकस निकेटर और दूसरा जो होता है ओनियाकस होता है। 19 महीनों तक भारत में रहता है, तत्पश्चात भारत से प्रवास कर जाता है। दो शहरों का निर्माण किया, एक सिकंदरिया
एक बेऊकेफला, जो बेऊकेफला है उसका प्रिय घोड़ा था, उसके नाम पर उसका नाम बेऊकेफला रखा। तो इस तरह घनानंद का जो समकालीन है वो कौन है? घनानंद का समकालीन सिकंदर है, उसके बारे में हमने जानकारी पढ़ी। क्योंकि मगध साम्राज्य की उत्थान की बात कर रहे थे और उसमें सबसे अंतिम जो है वंश था वो मौर्य वंश था। तो मौर्य वंश को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, लेकिन बीच में जो उसका समकालीन सिकंदर था उसका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए आज की क्लास जो 14 नंबर की क्लास है वो चैप्टर जो दूसरे का 14 नंबर है सिकंदर के बारे में हमने जाना। ठीक है, सिकंदर के बारे में जाना। अब अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे, तरह तरह के शिलालेख अशोक के द्वारा दिखाए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर अभी आने वाला है, जो कल का चैप्टर है, वो है मौर्य साम्राज्य। हो सकता है मौर्य साम्राज्य एक दिन में ना समाप्त हो, मौर्य साम्राज्य को समाप्त करने में 2 से 3 दिन लग सकता है, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था जो थी, धार्मिक व्यवस्था भी जो थी, उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं, कई बार, अनगिनत बार पूछे गए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास का, जो कि कल से स्टार्ट होगा, तो आप लोग कल वाली क्लास लोगों तक शेयर करिए, कल के लिए बता दीजिए कल जो क्लास चलेगी मौर्य साम्राज्य की चलेगी। जो कुछ समझ में नहीं आया मौर्य साम्राज्य में, कल मेरे द्वारा समझाया जाए। तो आज की क्लास सिकंदर की खत्म हुई। आपको हमारे जो द्वारा जो क्लास दिए जा रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, वो कैसा लग रहा है? आप फीडबैक के माध्यम, कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक दे सकते हैं। यदि उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, तो कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो उसे फीडबैक के रूप में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक ला सकें। संसाधनों की कमी होते हुए भी हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे वीडियोस, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो जरूरतमंद है, जिनको इस क्लास की जरूरत है, उन तक शेयर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।